वेलकम टू जीएस मित्रा। हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और ये आप लोग को पिछले हमारे वीडियो में कमेंट देख करके मेरा दिल खुश हो गया। थैंक यू। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपको पूरा लुसेंट याद कराएंगे। जिस तरीके से पिछले वीडियो हम आपको पढ़ाते हुए आए हैं उसी तरीके से पूरा लुसेंट ख़त्म करेंगे। बस आप और हमारा साथ बना रहे, बस यही है। तो चलिए, आज हमारा पार्ट 5 है, हिस्ट्री आधुनिक भारत का। यहाँ पढ़ना है अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। ठीक है, संधि क्या क्या हुआ है अंग्रेज और सिख के मध्य, उसके बारे में पढ़ते हैं। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। बस ये लाइन ही आपको याद रखना है कि लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। भैरवाल की संधि वेट, बस भैरवाल की संधि 22 मार्च 1846 को हुई थी। इस संधि के तहत राजा दिलीप, ये नाम याद रखिएगा, राजा दिलीप सिंह की कोई संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। बस पूछिएगा भैरवाल की संधि किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और राजा दिलीप सिंह के बीच 1846 को। 20 अगस्त 1846 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। बस इतने याद रखिएगा कि महारानी जिंदा को पेंसिल दे करके कहाँ भेज दिया गया था? 48,000 पेंशन वार्षिक दिया जाता था, इसको शेखपुरा भेज दिया गया था। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखना होगा, शेखपुरा भेज दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई हुई थी। बस याद रखिएगा, चिलियानवाला लड़ाई हुआ थी किसके बीच? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। तो पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण युद्ध हुए थी? तो बस याद रखिएगा, चिलियानवाला की लड़ाई हुआ था। अब पूछेगा कि चिलियानवाला युद्ध के नेता कौन थे? तो शेर सिंह। और इंग्लैंड का अंग्रेज कमांडर कौन था? तो ये था गफ। बस ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको मिलेगा, 1857 में भी है। गफ के मध्य लड़ाई हुई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध को सिख बुरी तरह से हार गए। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं कि याद रखें, बस आपको याद रखना है कि चिलियानवाला लड़ाई हुई थी शेर सिंह और गफ के बीच, और ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं कि लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1849। हर पिछले जितना भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठाइएगा ना, तो आप देखिएगा 1849 में पूछेगा एक क्वेश्चन है। तो देखिए, पढ़िए क्या है कि घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 5,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे करके उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। ठीक है, सिख राज के प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। यहाँ से ये चीज याद रखिएगा कि पहला नंबर कि डलहौजी द्वारा पंजाब को किस वर्ष अंग्रेजी राज में मिलाया गया था? ये डेट आप हमेशा याद रखिएगा, 1849। डलहौजी द्वारा 1849 में अंग्रेजी राज में पंजाब को मिला लिया गया था। पंजाब को डलहौजी द्वारा 1849 में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। ठीक है, और आगे पूछेगा कि जिस समय पंजाब को डलहौजी ने अंग्रेज राज में मिलाया उस समय पंजाब का राजा कौन थे? तो दिलीप सिंह, ये नाम याद रखिएगा, दिलीप सिंह। उसके बाद पूछेगा कि दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया था 1849 के पंजाब हड़पने के बाद? तो इसको भेज दिया गया था इंग्लैंड। किस लिए? तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और उसको पेंशन के रूप में कितना पैसा दिया जाता था या फिर पाउंड दिया जाता था? तो 5,000 या 50,000 जो भी है, इसको आप याद रखिएगा। अब पूछेगा कि किस वर्ष महारानी को कोहिनूर हीरा भेज दिया गया था इंडिया से? तो ये 1849 में ही भेज दिया गया था। अब अगला है कि सिखों द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन किए थे सिख। आपको मालूम है कि आज़ादी के लिए आंदोलन में बहुत अच्छा भूमिका सिखों ने निभाया है। 1873 में सिख सभा आंदोलन हुआ था। बस पूछेगा कि सिख सभा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1873। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट में से आता है ये सब कि 1873 को
1873 को सिंह सभा आंदोलन हुआ था। सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर में हुई थी, जगह भी याद रखिएगा, अमृतसर में। इसका मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म में व्यापक अंधविश्वास, जाति भेदभाव और गैर सिख आचरणों को दूर करना तथा सिख धर्मों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना था। 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का स्थापना हुआ था। यहाँ ये लाइन अभी याद मत रखिएगा, अभी आप ये समझिए कि 1873 को एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है सिख सभा आंदोलन। 1873 में एक आंदोलन हुआ था सिख सभा आंदोलन, 1873 में। बस याद रखिएगा डेट, हम जितना बोल रहे हैं, जितना जोर दे रहे हैं, उस हिसाब से आप याद रखिएगा कि 1873 में सिंह सभा का स्थापना हुआ था, सॉरी आंदोलन हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, बस इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मान लीजिए कि सिख आपको, सॉरी, मध्य भारत में भी पढ़ना है, मध्य भारत की हिस्ट्री में भी आपको सिख पढ़ना है। उस वक्त सिख का जो कार्यकाल था, सिख का जो प्रतिष्ठान था, वो सब बहुत उत्तम था। और उसके बाद अब आधुनिक भारत में कुछ हद तक सिखों का मान्यता गिर गया था, क्योंकि मान्यता गिर गया था और उसने अपने जाति में सिंह यानी पंजाबी की जाति में जितना भी भेदभाव और अंधविश्वास था उसको दूर करना था। ठीक है, आगे चलिएगा। कूका आंदोलन, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम लगा रहे हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इससे अपेक्षा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात अलग हो जाएगी कि ये पूछ दिया एग्जाम में, अब ये नहीं पूछा, तो हम उसका जिम्मेवारी नहीं लेते, लेकिन ये सब जो पूछा जाता है हर एग्जाम में पूछा जाता है। कूका आंदोलन, भगत जवाहर मल, जिसे सियान साहब भी कहा जाता है, बस याद रखिएगा, सियान साहब के नाम से जवाहर मल को जाना जाता था। लगभग 1840 में पंजाब के पश्चिमी भाग में कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन किया था कूका आंदोलन? ये 1840 में भगत जवाहर मल ने पंजाब में 1840 में कूका आंदोलन की शुरुआत किया था। कूका आंदोलन से फैक्ट याद रखिएगा, आप उंगली पे याद रखिएगा। कूका आंदोलन 1840 एक, दूसरा जवाहर मल, कहाँ? पंजाब में। 3 गो हो गया, बस इतना से ज़्यादा आपको याद अभी नहीं रखना है। भगत जवाहर मल 1840 में कूका आंदोलन की पश्चिमी भाग में पंजाब के आंदोलन किया था। यह कूका आंदोलन की शुरुआत थी। यह आंदोलन मूलतः सिख धर्म के शुद्ध करने के लिए था। पहला हम लोग क्या पढ़े, ये वाला, इसमें क्या, इसमें जो भेदभाव अंधविश्वास था 1873 वाला, उसमें आप लोग भेदभाव को दूर किए। अब उसके 1840 में, उससे पहले हुआ था कि आप शुद्ध करना था, बुराइयों को दूर करना था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक विद्रोह बन गया, राजनीतिक विद्रोह बन गया। हम लोग आधुनिक भारत पढ़ने हैं, और आधुनिक भारत में आपको अधिकांश मिलेगा आज़ादी के लिए, इंडिया का आज़ादी के लिए। तो ये चीज़ जो कूका आंदोलन है, ये आगे चल करके एक राजनीतिक विद्रोह में बदल गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकलना था। देखिए ये लाइन देखिएगा, कूका आंदोलन था एक जातीय आंदोलन था, लेकिन बाद में ये राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, जिसका उद्देश्य बन गया कि अब हम अंग्रेज को भारत से बाहर करेंगे। अब सोचिए कि 1846 में, अभी हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं कि 1846 में पंजाब को हड़प लिया गया था डलहौजी द्वारा, सॉरी 49 में ना, 1849 में पंजाब को हड़प लिया गया था डलहौजी के द्वारा। और उससे पहले ही पंजाबी लोग राम सिंह कूका के द्वारा 1840 में कूका आंदोलन किया था। ये दोनों रिलेक्ट करके पढ़िएगा, समझ में आएगा। राजनीतिक विद्रोह में बदल गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना था। भगत जवाहर मल ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर इस आंदोलन को संगठित किया, और इसका मुख्यालय हजारा, पाकिस्तान में है, अभी ये हजारा जगह है, में स्थापित किया था। तो अब कूका आंदोलन से 3 चीज आपको पहले बता चुके हैं कि कूका आंदोलन 1840 में शुरू हुआ था, ये पंजाब में हुआ था, और ये जवाहर मल ने शुरू किया था। उनका सहयोग करने वाला एक यहाँ पर नाम जब लुसेंट में दिया है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बाल सिंह उनका साथ मिल करके हजारा में इसका मुख्यालय स्थापित किया था। 5 फैक्ट यहाँ से निकल गया। आगे चलते हैं, वेट, ठीक है। अब कूका आंदोलन 1857 में राम सिंह ने लुधियाना में स्वतंत्रता के सफेद ध्वज फहराया, ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। 1872 में कूका कार्यकर्ताओं ने मालेर, कोटला और मलोद पर हमला किया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। राम सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी गई और उन्हें रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, अब इतना याद रखिएगा। अब आपको पूछेगा कूका आंदोलन की शुरुआत किसने किया, और ऑप्शन में ये चीज नहीं देंगे, कौन?
जवाहरमल नहीं देंगे तो आपको ये लगाना होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, बहुत कम जगह आपको मिलेगा, ऑप्शन में सिर्फ यही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि राम सिंह कुका। राम सिंह कुका, आपको कुका आंदोलन किसने शुरू किया? राम सिंह कुका। राम सिंह कुका आप लोग को इसी तरीके से मिलेगा। लेकिन अगरचे ये नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा, जवाहरमल शुरुआत ये किया था, लेकिन ये भी कुछ हद तक इस पे संबंधित थे। अब पूछता है कि 1857 में राम सिंह ने लुधियाना में स्वतंत्र सफेद ध्वज फहराया और ब्रिटिश खिलाफ विद्रोह शुरुआत की थी। राम सिंह कुका ने ही लुधियाना में ब्रिटिशों के खिलाफ सफेद ध्वज लहराया और वहां पे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया था। बस यहां से इतना चीज आप याद रखिएगा, काफी है। अब आगे देखिएगा, बंद कर दिया गया जहां वे 1885 में शहीद हुए। कुका आंदोलन के नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कुका आंदोलन को रामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कुका आंदोलन ने जाति प्रथा के अवमूलन, मांसाहार, शराब और नशे पर परहेज और विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं का पर्दा छोड़ने जैसी सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया था। देखिएगा, अब यहाँ पर हम आपको बता चुके थे कि उनको रंगून भेज दिया गया था, कि इनको राम सिंह को रंगून भेज दिया गया था अजीबक। अब इसको मांडले जेल में भेजा गया था। मांडले जेल की हिस्ट्री आपको आगे मिलेगा लुसेंट में ही। अब यहाँ से बताता है कि कुका आंदोलन राम सिंह का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो राम सिंह की मृत्यु हुआ था आपको मांडले जेल में लगभग 1885 में। लगभग 1885 में कुका आंदोलन में ही इनका मृत्यु हो गया था मांडले जेल में। और कुका आंदोलन को नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कुका आंदोलन ने जाति प्रथा उन्मूलन, मांसाहार, शराब और नशे के परहेज, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं को पर्दा सामाजिक कार्य के लिए बढ़ावा दिया था। आगे है, अब है यहां से कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ये तो आपको सबको मालूम होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, इस चैप्टर बहुत काफी है, आपको बहुत ज्यादा इस पर फोकस देना होगा। ये जल्दी याद भी नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी याद भी नहीं होता है, और याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। आप लोग मेहनत कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको कि याद करा ही दें। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव, देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में हम आप पढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760, ये डेट आप याद रखिएगा ना, तो आपको बहुत ऐसा फैक्ट आपको याद आ जाएगा कि इस वक्त कौन था, कौन गवर्नर था, कौन नहीं था। बस याद रखिएगा कि 1757 से 60 तक रहे थे, उसके बाद फिर 65 से 67 तक रहे थे क्लाइव ने बंगाल में दैव शासन का व्यवस्था की। देखिएगा, यहाँ पर लुसेंट में जो लिख देता हम लोग पढ़ लेते हैं, याद हो जाता, लेकिन ना होने के कारण यही है कि ये नाम बार बार आपको लगा करके पढ़िएगा तो कोई चीज याद होगा। देखिए, ऐसे पढ़ा जाता है लुसेंट कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। तो पूछेगा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेश मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवार नवाब के हाथ में थी। कोई जब बड़ी बात नहीं है, जितना याद है ये चीज आपको याद रखना होगा कि द्वैध शासन बंगाल में किसने चलाया था? द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में चलाया था। आगे आइएगा, इसने मुगल सम्राट, किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 में किया था। 1765 डेट आप जितना जो हो सके ना इसको डीपली याद रखिएगा, बहुत ज्यादा। आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और ये चीज याद नहीं है, समझ लीजिए कि हम लोग गुलाम हुए हैं तो यहीं से गुलाम हुए हैं, इंडिया गुलाम हुआ है तो यहीं से गुलाम हुआ है अंग्रेज का। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि 1765 हुआ था। कंपनी के संरक्षण ने ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने के अवसर मिल गया और यहीं से भारत ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी किससे? इलाहाबाद की संधि से। किस समय हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय। और रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए, शाह आलम द्वितीय। जितना भी है इसको जोड़ तोड़ करके जब तक नहीं पढ़िएगा आपको लुसेंट याद नहीं होगा भाई। प्लीज, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप याद रखिएगा। पहला नंबर कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं, बस इसमें ये लाइन याद है, समझ लीजिए कि आपको बहुत ये पूरा लाइन याद है। ठीक है, आगे आते हैं, ये टॉपिक में घुसते हैं तो देखते हैं कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की 1765 में। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो आप बता सकते हैं कि 1765 में हुआ था। ठीक है, इस संधि में जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था को खोल दिया। कोई बात नहीं है, यहां से आपको कोई याद नहीं रखना है। अब आगे याद ये रखना है कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किस संधि के द्वारा पड़ा था। आपको संधि नहीं पूछ करके डेट पूछ देगा कि किस वर्ष से भारत में
ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई। तो 1765 आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, ठीक है, तो पूछेगा बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान की सृजन किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। एक फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा है कि उप दीवान बंगाल के लिए किसको बनाया था? तो बंगाल के लिए बनाया था मोहम्मद रजा खां को। और दूसरा बिहार के लिए किसे बनाया था? बिहार दरोगा के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि क्लाइव ने बिहार के लिए उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को। ठीक है, राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। अब आगे एक नोट दिया है, वो इसको भी देख लेते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनले को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनले को हिंदुस्तान के मानचित्र तैयार करने के लिए कहा गया। भारत का पहला मानचित्र 1767 में रेनले ने बनाया था। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था? तो रेनले ने। किसके कहने पर? रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर। और किस वर्ष? 1767 में। ठीक है, जिसे बंगाल एटलस में चित्रित किया गया है। जेम्स रेनले को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और आ रहा है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, तो जेम्स रेनले को भारतीय भूगोल का पिता माना जाता है। अन्य गवर्नर इसके बाद, किसके बाद? रॉबर्ट क्लाइव के बाद अन्य गवर्नर बने जो इस प्रकार हैं। पहला है अन्य गवर्नर बरेलास्ट, कार्टियर और वारन हेस्टिंगस। वारन हेस्टिंगस इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में आगे आपको मिलेगा पढ़ने को, लेकिन बेरेलास्ट ये जो कार्टियर कोई खास नहीं है। आगे चलते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जब आप पॉलिटिकल पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया था। किसका? गवर्नर का। मद्रास एवं बंबई गवर्नर को इसके अधीन कर लिया गया था। ये चीज आपको यहां से याद नहीं रखिएगा, आप पॉलिटिकल जब पढ़ाएंगे ना हम आपको, तो उसमें आपको बतलाएंगे। इसके अंतर्गत मद्रास के बंबई को गवर्नर जनरल को अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंगस बनते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल, ये हाईलाइट किया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। भारत की कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारन हेस्टिंगस। वारन हेस्टिंगस 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, कासिम बाजार पश्चिम बंगाल में है, ठीक, कलकत्ता में, बंगाल के गवर्नर एवं कंपनी के गवर्नर जनरल भी बना था। अब आइएगा, यहाँ से कुछ क्या याद रखना है उसको देखिए। लुसेंट में है बहुत कुछ, लेकिन जो याद रखना वो देखिएगा। वारन हेस्टिंगस किस रूप में भारत आया था? यहाँ ये गवर्नर बनकर के नहीं आया था, यह एक क्लर्क बनकर के आया था। पूछता है सवाल कि कौन सा गवर्नर है जो क्लर्क के रूप में काम किया था, तो ये हो जाएगा आपको वारन हेस्टिंगस। ठीक है, और 1750 में भारत कंपनी के द्वारा आया था, कलकत्ता में आया था। और कौन सा गवर्नर है जो कासिम बाजार का अध्यक्ष बना था? तो वारन हेस्टिंगस, याद रखिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर के कंपनी के जनरल तक बना था। अब ये वारन हेस्टिंगस के बारे में पढ़ते हैं डिटेल। अब आपको बताए थे कि गवर्नर जनरल में वारन हेस्टिंगस इंपोर्टेंट है, तो इंपोर्टेंट है तो क्या देखते हैं। वारन हेस्टिंगस राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लेकर के आया था। कोषागार को 1772 में, यहां से ये चीज याद ही रखिएगा कि कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन लेकर के आया था? तो राजकोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन लेकर के आया था? तो वारन हेस्टिंगस। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदार व दीवानी अदालतों की स्थापना किया था। फौजदारी व दीवानी अदालतों का स्थापना किया था। फौजदार अदालतों सदर निजाम अदालत द्वारा निरीक्षित होता था और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत के अध्यक्ष करता था। दीवान अदालत के कलेक्टर, यहाँ से कोई खास आपको याद नहीं रखना है, बस हम पढ़ करके निकल जा रहे हैं। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, जिसके फौजदार अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होते थे, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य को देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवान अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत किया था। यहाँ से यह चीज याद रखिएगा कि कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत एवं एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना किसने किया था? तो वारन हेस्टिंगस, याद रखिएगा। सदर दीवानी अदालतों में कलकत्ता काउंसिल के सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह के न्याय करते थे। सदर फौजदार अदालत में नाइबे निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करता था। जिस जिले की
दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय एवं सदर अदालतों में भेज दिया जाता। कोई खास नहीं, सिर्फ ये चीज याद रखिएगा कि सदर दीवानी अदालत एवं फौजदारी अदालत का स्थापना कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। दीवानी मुकदमे में जातीय कानून अर्थात हिंदू के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदार मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रेम मिला लेते हैं। सॉरी भाई, मिस्टेक हो जाता है, अभी नया नया यूट्यूब चला है ना, स्टैंड लगाएंगे अच्छा तो फिर आप लोग को शिकायत नहीं देंगे। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया था। अब आइएगा यहाँ से सर, द्वैध प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स, यानी कि हेस्टिंग्स ही आप याद रखिएगा। ठीक है, हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांत में शासन व्यवस्था को उत्तरदायित्व संभालने के आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवाने मोहम्मद रजा खां और सिताब राव की पद हटा दिया था। तो यहाँ से इंपोर्टेंट हो जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने उप दीवानों की पद खत्म कर दिया था। जो बंगाल में थे रजा खां और बिहार में थे सिताब राय। अब यहाँ से ये चीज आप देखिएगा कि ये दोनों को किसने लाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। उप दीवान की पद कौन लाया था? देखिए, अगर मेरा वीडियो क्वालिटी खराब है तो उससे कोई दिक्कत आप मत लीजिएगा, हम ये चीज आपको बार बार पन्ना पलट करके भी बता सकते हैं। कि यहाँ पर बताया कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र पे 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। आपको बता चुके हैं पिछले इसी वीडियो में। और इसमें मोहम्मद रजा खां कलकत्ता के लिए, बंगाल के लिए, और बिहार के लिए राजा सिताब खां थे। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो उप दीवान की पद था, वारेन हेस्टिंग्स ने इस पद को खारिज कर दिया। ठीक है, कब खारिज किया था? तो 1772 में ही। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लाई। ठीक है, जिसने इजादारी प्रथा कहा जाता है। इंपोर्टेंट। ठीक है, कि 1772 में इजादारी प्रथा किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग्स। इजादारी प्रथा लाया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स। इजादारी प्रथा आया था कब? 1772 में। ठीक है, जब इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूली करना था। बात क्लियर। अंग्रेज यहां पर शासन तो किया, कमाया भी बहुत। ठीक है, भू राजस्व वसूल करना था। इसके मुख्य 2 विशेषता थी। इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वालों को लगान वसूली करने का अधिकार दे दिया गया था। ये 2 फैक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप बिहार दरोगा पढ़ रहे हैं, बिहार दरोगा या बिहार CGL ये सब पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज याद रखना ही पड़ेगा। इजादारी प्रथा किसने लाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। कब लाया था? 1772 में। इसका मुख्य बिंदु क्या था? इसमें कहा गया था कि अगर आप अगर लगान वसूल करना चाहते हैं तो आप बोली लगाइए कि सालाना आप हमको इतना दीजिएगा, आप इसमें से कितना भी कमाइए, हमें उससे मतलब नहीं है। जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको हम लगान वसूल करने के लिए ठेका दे देंगे। ठीक है, ये 5 वर्ष की ठेका होती थी। इसमें इजादारी में ये चीज याद रखिएगा कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इजादारी प्रथा लाया। इजादारी प्रथा का मुख्य बिंदु क्या था? कि यहाँ 5 साल का ठेका दे दिया जाता था लोगों को कि आप हमें कर वसूल करके दीजिए और आप बोली लगाइए कि आप हमें कितना दीजिएगा, कितना नहीं दीजिएगा। मान लीजिए कि हम 2 आदमी हम लोग हैं और एक कह दिया कि हम आपको सालाना 50 लाख रुपया देंगे, एक बोल दिया कि नहीं हम आपको सिर्फ 40 लाख रुपया ही देंगे। तो 40 लाख रुपया लोग थोड़ी ना अंग्रेज दे देगा। अंग्रेज बुड़बक था, अंग्रेज बहुत होशियार था। ऐसे ही 200 साल भारत पे राज नहीं किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसके संरक्षण नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब की संरक्षण नियुक्त कर दिया गया। तो मोहम्मद रजा खां कहाँ के उप दीवान था? बिहार का। ठीक है, सॉरी, मोहम्मद रजा खां बंगाल के थे और सिताब राय बिहार के थे। 1776 में मनुस्मृति को अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ था। ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस वर्ष हुआ था? तो 1776 में। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 में हुआ था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 में हुआ। क्लियर है यहाँ तक? मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 में हुआ।
मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद में जो किया गया उसका नाम क्या था? तो ए कोर्ट ऑफ जेंटू लॉज। ये तीन चीज यहां से एक लाइन में देखिए, तीन क्वेश्चन निकलता है। ए कोर्ट ऑफ जेंटू लॉज। दूसरा है कि विलियम विंकिस ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, तो भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? ये तो बहुत समझ लीजिए कि हर एग्जाम में पूछता है। विलियम विल्किंस 1785 में। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक को अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। कौन किया था इसके बारे में जिक्र नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम किनकी पुस्तक थी? तो कालिदास की पुस्तक थी। ठीक है, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। हेस्टिंग्स ने 1781 में फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनाया था। 2022 या 2022-20 में ये ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है और पिछला दरोगा में पूछा गया है। मदरसा बनाया। इसके पश्चात 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के सहयोग तथा मित्र सर विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु कलकत्ता में एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। घबराइए नहीं, जितना सवाल निकलेगा हम आपको बतला रहे हैं। पहला नंबर, कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया था। किसने? हेस्टिंग्स ने। कब? 1781 में। हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में 1781 में एक मदरसा बनाया था। क्यों? फारसी और अरबी भाषा के अध्ययन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में फारसी और अरबी पढ़ने के लिए एक मदरसा बनाया था। एक ही सवाल आप जितना ज्यादा पढ़िएगा, जितना ज्यादा सुनिएगा, जितना ज्यादा रिपीट कीजिएगा, हम तो कहते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप अपना लुसेंट जरूर खोल के रखिएगा। एक चीज को जगह 10 बार सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। इसके पश्चात 1784 में वारेन हेस्टिंग्स ने उनके एक सहयोगी सर विलियम जोन्स के साथ मिलकर के कलकत्ता में एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स के द्वारा। कब? 1781 में। क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया। 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकल ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया था। यहां से याद रखना है आपको कि संस्कृत कॉलेज को बनारस में स्थापित किसने किया था? संस्कृत कॉलेज को बनारस में जोनाथन डंकन ने स्थापित किया था। कब? 1791 में। क्यों? दर्शन के लिए, हिंदू कानून समझने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं कि 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का स्थापना किया गया था। अभी हम लोग पढ़े क्या? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, लेकिन 1823 में लंदन में भी एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था और 1804 में बंबई में भी एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था। और सबसे पहले हुआ था बंगाल में। ठीक है, 1784 में। इसने मुगल सम्राट, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख के वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस वायसराय या किस लॉर्ड साहब ने मुगल को पेंशन देने के लिए बंद कर दिया था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। इसी के समय, वो किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स। यही चीज इंसान भूल जाता है, यही भूल जाता है कि यहाँ पर लिख देना चाहिए सोल्यूशन को वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि हम वारेन हेस्टिंग्स के न पढ़ रहे हैं भाई, उसका नाम हर जगह मिलना चाहिए था। वारेन हेस्टिंग्स के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, आपको तो नाम सुने होंगे कि जेम्स ए हिकी ने इसका स्थापना किया था। तो यहाँ डेट याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के समय और 1780 में बंगाल गजट का स्थापना जेम्स हिकी ने किया था। 1780 में द बंगाल गजट का स्थापना जेम्स हिकी ने वारेन हेस्टिंग्स के समय किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी भाई, आज मिस्टेक हो गया हमसे। इसी के समय, किसके? वारेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। आप ये पॉलिटिकल जिस समय पढ़िएगा, एक्ट पढ़िएगा, उसमें आपको बहुत अच्छा से समझने को मिलेगा। जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष की सहमति हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। बहुत क्या बोला जाए, बहुत गंदा इंसान था ये। जिसने 1782 में इस्तीफा देना पड़ा गया, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा गया। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाया था। देखिएगा, अब यहां से याद रखिएगा, 1774 एक्ट द्वारा बंगाल में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय स्थापना किया गया था। ठीक है, यहां पर लिखा उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। अब इस उच्च न्यायालय का स्थापना
हुआ 1774 में। किस एक्ट के द्वारा? 1773 के एक्ट द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में इसका उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे ने मुख्य न्यायाधीश के पद से किस वर्ष इस्तीफा दिया था? तो 1782 में। ठीक है, क्यों दिया था? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा सुना दिया था। देखिए, एक निर्दोष हिंदुस्तानी को सजा दे दिया। स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या के से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करने के समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकल्प तैयार करने के लिए काम सौंपा गया। B.L. हॉलहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 में यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानूनों के एक संहिता भी तैयार करवाया गया था। कोई बात नहीं है, याद नहीं रखिएगा। आगे आते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 इसका डेट है। प्रथम, पिछला वीडियो हम पढ़ा चुके हैं कि 1775 और 1782 के बीच में क्या इसी वक्त लड़ाई हो रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और 1784, ये सब डेट है, पढ़ा चुके हैं आपको। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के द्वारा खत्म हुआ था और दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को मैंगलोर की संधि के द्वारा खत्म किया गया था 1784 में। यहाँ पे हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, बस ये पूरा लाइन ही याद करने वाली है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ था। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय ही आया था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत को प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था। बस यहाँ से आप एक्ट मत याद रखिएगा, एक्ट आप जब पॉलिटिकल पढ़िएगा तब याद रखिएगा। बस याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के समय नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के समय नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी। इस दोहरे नियंत्रण व्यवस्था को हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किसके काल में? इसी के काल में। किसके काल में? आपको याद हो चुका होगा, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। ठीक, इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट है, जो बोल दिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई किसके काल में? वारेन हेस्टिंग्स के समय। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब को देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन को नियुक्त की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ भराय के पुत्र राजा राजबल्लभ थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर के जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडम बर्क ने इस पर बंगाल में शासन सही ढंग से ना चलाने के आरोप लगाया और इस आरोप के आधार पर उस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग लगाया। तो पूछता है सवाल कि किस गवर्नर पर महाभियोग की प्रक्रिया इंग्लैंड में चली थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया गया था। यह मुकदमा 1788 ईस्वी में शुरू हुए जो 7 वर्षों तक चला। अंत में 24 अप्रैल 1795 को हाउस ऑफ लॉर्ड ने वारेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। जो यहाँ बंगाल का एक ब्राह्मण नंद कुमार पर जो फांसी की सजा लगाया था उसको अंग्रेज ने माफ कर दिया। अरे यार, अंग्रेज का ही साथ देगा, बस इतना जानिएगा। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद के पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तेदार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों को कागजों को देखभाल करना था। इस पद के प्रथम नियुक्त जेम्स ग्रांट हुए थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स ने लगाया था, इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लगाया था? ये था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति दी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति दी थी। सर जॉन मैकफरसन इससे अस्थायी गवर्नर के नियुक्त किए गए थे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं मत याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये चीज हम आप सोच रहे हैं कि अगला वीडियो में पढ़ा दें।
थैंक यू। और जिस तरीके से पिछले वीडियो को आप लोगों ने सपोर्ट किया है, मोहब्बत किया है, दिल से चाहा है, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए। बस हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी मेरा वीडियो शेयर करें। हम कभी अभी तक वीडियो बोले नहीं थे, लेकिन पिछला जो कमेंट हम देखे ना अपना वीडियो का, दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपका जितना भी पढ़ाई तैयारी चल रहा है अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।